हर्षिता जी, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू आईएनएस। थैंक यू। एंड हर्षिता जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि मिर्ज़ापुर ने आपके करियर की एक स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी दी, तो क्या कभी आपको लगा कि डिम्पी पंडित की पॉपुलैरिटी आपकी बाकी परफॉर्मेंस पर ओवरशैडो हो रही है? हाँ, मतलब ओवर शैडो तो होती ही है, इतना बड़ा बन गया है, अनलेस कुछ और आए। बट मुझे इससे कोई मतलब तकलीफ नहीं है, आई एम हैप्पी। ओवरऑल आपकी जर्नी की बात की जाए तो फ्रॉम स्टार्टिंग से लेके मिर्ज़ापुर तक की आप कैसे देखती हैं? एज एन एक्टर आप कितना इवॉल्व हुई हैं, आपको लगता है? काफी भले ही कंपैरेटिवली काम कम किया हो मैंने, लेकिन मुझे जो पर्सनल ग्रोथ और एज एन एक्टर भी जो ग्रोथ लगती है, वो मुझे लगता है काफी हुई है इन सालों में। ऑल्सो बिकॉज क्योंकि इतने अच्छे लोगों के साथ, इतने दिग्गज लोगों के साथ काम किया है, तो वो भी इम्पैक्ट करता है आपको। डिम्पी इनिशियली रिलेटिवली ग्राउंडेड और इनोसेंट कैरेक्टर थी, लेकिन मिर्ज़ापुर की दुनिया के साथ उसकी पर्सनालिटी भी चेंज हो गई। तो आपके लिए उसका सबसे इम्पोर्टेंट इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन क्या था? पूरे मतलब ट्रांसफॉर्मेशन, आप पूरे जितना भी सीजन गए हैं, साल है, ट्रांसफॉर्मेशन तो कैरेक्टर भी ट्रांसफॉर्मेशन रही है, कैरेक्टर भी बड़ा हुआ है लाइफ में, आगे पहुंचा है ज्यादा, क्योंकि हालात ही ऐसे हो जाते हैं मिर्जापुर में कि आपको एक टाइम के बाद खुद को चूज करना पड़ता है। तो आई थिंक डिम्पी ने भी वही किया। वो जितना इससे दूर जाना चाह रही थी, उतना ही इस ये बट सीजन्स की बात है जिसमें मिर्जापुर की दुनिया ने उसको वापस खींच लिया उसमें। जहां तक फिल्म की बात है, तो आई थिंक अभी इतना सब कुछ जी के जब वापस फिल्म में आए, तो एज सच मेरे लिए कुछ अनलर्न करने के लिए नहीं था, बट मेरे लिए बहुत एक्साइटिंग चीजें थी करने के लिए फिल्म में। डिम्पी की कैरेक्टर वायलेंस और क्राइम के बीच भी अपनी इंडिविजुअलिटी मेंटेन करती है। तो क्या आपको लगता है कि उसकी स्ट्रेंथ उसकी रिबेलियन में थी या उसकी इमोशनल वल्नरेबिलिटी में? दोनों में। आई थिंक वो बहुत इमोशनली वल्नरेबल नहीं है, वो इमोशनली सेंसिबल है। क्योंकि वो इमोशनली सेंसिबल है, तो उसको पता है कि वो, और मेंटली बहुत स्ट्रांग है, तो उसको पता है कि उसको अपनी स्ट्रेंथ दिखाने के लिए इस केओस का हिस्सा बनने की जरूरत नहीं है। आपको लगता है कहीं ना कहीं जो मूवी बन रही है मिर्जापुर की, वो कहीं ना कहीं लोग जो है ऑलरेडी ओटीटी में देख चुके हैं, तो आपको लगता है कहीं ना कहीं ये ड्रॉबैक रहेगा मूवी के लिए? नहीं, मुझे लगता है उल्टा ये बहुत एड ऑन रहेगा, क्योंकि अगर शायद डायरेक्टली फिल्म आती तो हमें नहीं पता वो कैसा करती, बिकॉज लोग ऑलरेडी इसके इतने बड़े फैंस हैं और ये देखना चाहते हैं, और हम सीजन 1 वाला एसेंस वापस आया, तो ये सब तो और ऐड करेगा। आज जब ऑडियंस मिर्जापुर के कैरेक्टर्स को ऑलमोस्ट रियल लाइफ पर्सनालिटीज की तरह डिस्कस करती है, तो क्या आपको लगता है कि डिम्पी की डिसीजंस को ऑडियंस भी अनफेयरली जज किया है? नहीं, ऐसा तो मुझे बिल्कुल नहीं लगता। डिम्पी ने डिसाइड किया कि वो वायलेंस से दूर रहना चाहती है, और मुझे लगता है इसको कोई जैसी जजमेंट मिली। मिर्जापुर के सक्सेस ने इंडियन ओटीटी स्टैंडर्ड को ड्रामेटिकली चेंज किया है। तो आपके इंडस्ट्री के अंदर से देखा है कि क्या आपको लगता है कि शो के बाद मेकर्स ने फीमेल कैरेक्टर्स को ज्यादा लेयर लिखना शुरू किया है? शो के मतलब जो फीमेल कैरेक्टर्स थे आफ्टर मिर्जापुर, आपको लगता है कि और भी जो ओटीटी सीरीज आई हैं उनमें जो है लेयर्ड कैरेक्टर्स को, फीमेल के कैरेक्टर्स को स्पेशली लेयर्ड करना? हो सकता है कि वो हमेशा से इतना चाहते हो, बट शायद एक वैलिडेशन मिल जाती है जब एक कोई ऐसी चीज हिट हो जाती है, तो आई एम श्योर ऐसा रहा होगा। आज डिम्पी के थ्रू एक ऐसी यंग वुमेन प्ले की हैं जो पैट्रियार्कल और वायलेंट एनवायरनमेंट में अपनी आइडेंटिटी बनाने की कोशिश करती है। पर्सनली उस कैरेक्टर ने आपको जेंडर और पावर डायनेमिक्स के बारे में क्या सिखाया है? उस कैरेक्टर ने मुझे जेंडर और पावर डायनामिक्स के बारे में सिखाया कि कुछ भी हो जाए, डायनामिक्स में फंसना नहीं है, अपनी बात टेबल पे रखनी है, और वो बिना वायलेंस के भी रखी जा सकती है। तो अपना स्टैंड बरकरार रखना बहुत जरूरी है, चाहे आप किस भी वर्ल्ड में हो। शो के पॉपुलैरिटी के साथ वायलेंस और अब्यूजिव लैंग्वेज के को लेकर क्रिटिसिज्म भी हुआ। तो आपके हिसाब से मिर्जापुर की सोसाइटी की रियलिटी को रिफ्लेक्ट किया है या कभी कभी वायलेंस को सेंसेशनलाइज भी किए हैं? हम ये सब मिक्स होता है। रील वर्ल्ड रियल से इंस्पायर्ड होता है, और कभी कभार रियल जो है वो रील से इंस्पायर्ड हो जाता है। तो ऐसा नहीं कि इसको कुछ
सेंसेशनलाइज किया है, ये एक फिक्शन शो बनाया है, काफी सारी चीजें रियल वर्ल्ड से भी ली गई हैं, बट एट द एंड ऑफ इट इट्स टोटली फिक्शन। तो क्या रियलिटी झलकाता है नहीं झलकाता उस पर तो मैं कमेंट नहीं करूंगी, क्योंकि वो सबका पर्सनल पर्सपेक्टिव है। बट क्या मजा आता है ये शो देखने में? हाँ। आपने मिर्जापुर जैसे प्रोजेक्ट्स का पार्ट बनकर एक ऑफबीट और इंटेंस इमेज क्रिएट की है, तो आपको लगता है कि ऐसे कैरेक्टर्स और स्टोरीज एक्टर्स की इमेज को मेन स्ट्रीम सिनेमा से अलग डायरेक्शन देते हैं? ऐसे कैरेक्टर्स 100% एक अच्छा नैरेटिव देते हैं, आपको परफॉर्मेंस का स्कोप देते हैं। और बिकॉज ओटीटी आया और ऐसे शोज पहले उसके हिट हुए, उसने बहुत ज्यादा वैलिडेशन भी दी ताकि इस तरीके के किरदारों को और एक्टर्स करना चाहें। एक्टिंग के साथ साथ प्रोड्यूसर बनने का डिसीजन क्यों लिया? क्या आपको लगा कि सिर्फ एक्टर के तौर पे नहीं बल्कि क्रिएटर के तौर पे अपनी स्टोरीज और चॉइसेस पर कंट्रोल होना चाहिए? ऐसा कोई प्रोड्यूसर बनने का डिसीजन नहीं लिया, एक अपॉर्चुनिटी मेरे पास आई और अगर आगे भी आएगी तो मैं करना चाहूंगी, क्योंकि जब आप इस फील्ड का हिस्सा होते हैं तो फिर कुछ टाइम बाद एक ही चीज में आप लिमिटेड नहीं रहते, आपको भी और कुछ क्रिएटिवली अपने आप को इन्वॉल्व करने का मन करता है। राइट अपॉर्चुनिटी आती है तो आप वो करते भी हो, तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट डिसीजन नहीं है, बस मन है कि और कुछ और तरीके से अपने आप को क्रिएटिवली इन्वॉल्व किया जाए। स्पेशली शोबिज में एक्टर्स पर गुड लुकिंग और कैमरा रेडी दिखने का प्रेशर कितना रियल है, और आपके लिए अपीयरेंस कितना मैटर करता है, और अपने लुक्स के लिए आप किस एक्सटेंट तक एक्सपेरिमेंट करना कंफर्टेबल समझती हैं? एक्सपेरिमेंट तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, और कैरेक्टर को भी अगर एक्सपेरिमेंट करना है तो डेफिनेटली उसमें तो मजा ही आता है, इसलिए हम इस फील्ड में हैं कि हम ये सब एक्सपेरिमेंट कर सके, वरना इस फील्ड में नहीं होते, क्योंकि ये हमें इतना स्कोप देती है। प्रेशर तो लेने पे है, आप प्रेशर किसी भी चीज का ले सकते हो और नहीं भी ले सकते, तो वो तो आई थिंक कम्प्लीटली आप पे, और काफी चेंज हो गया। आई थिंक मुझे लगता है जब ओटीटी एग्जिस्ट नहीं करता था, सिर्फ फिल्में थी, तो शायद ज्यादा प्रेशर था लोगों पे, था भी, और शायद वो लेते भी ज्यादा थे। अब कैरेक्टर्स की वजह से और लोग भी थोड़े देयर आर बहुत सारे ऐसे शोज हैं जहाँ पे बड़ी बड़ी एक्ट्रेस जो पहले थी जो मेकअप भी नहीं करती है, मतलब अब करीना कपूर फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ फिल्म शी डिड व्हेन शी डिड नॉट डू एनी मेकअप, तो आई थिंक लोग बहुत कंफर्टेबल भी हो गए हैं अपने आप को जैसे वो रॉ है उस तरीके से, अगर कैरेक्टर की रिक्वायरमेंट है तो दिखाने के लिए। आज हम देख रहे हैं कि शोबिज में बहुत से यंग क्रिएटर्स और एक्टर्स काफी जल्दी एग्जॉस्टेड फील करने लगते हैं, कुछ ब्रेक्स लेते हैं, कुछ इंडस्ट्री से डिस्टेंस बना देते हैं, और कभी कभी ऐसी सिचुएशन बहुत एक्सट्रीम भी हो जाते हैं। तो आपको क्या लगता है इंडस्ट्री और सोशल मीडिया कल्चर यंगस्टर्स पर इतना मेंटल और इमोशनल प्रेशर क्यों क्रिएट कर रहा है? देखो, जब स्टार्ट हुआ तब उनके लिए भी नई दुनिया थी, सडनली सोशल मीडिया पे सब थे और सब होना चाहते थे, सबको सोशल मीडिया से वैलिडेशन मिलती है। आज इंस्टाग्राम पे अगर आपको एक इंसान भी फॉलो कर रहा है तो आपको लगता है ना आपको कोई फॉलो कर रहा है, तो आई थिंक वो प्रेशर लोग लेने लग गए। बट धीरे धीरे आई थिंक सब समझ रहे हैं धीरे धीरे कि ये सब थोड़ा सुपरफिशियल है, अल्टीमेटली आपको अपने आप से कनेक्ट करने की जरूरत तो है ही। डिम्पी के कैरेक्टर को रिविजिट करने का अगर मौका मिले तो आप उसकी पर्सनालिटी में क्या एक्सप्लोर करना चाहेंगे जो ऑडियंस अभी तक नहीं देखा है? मैं उसकी जो क्वाइट स्ट्रेंथ है मैं उसको ही और ज्यादा एक्सप्लोर करना चाहूंगी, क्योंकि अभी तक सीजन 3 में मैं शायद थोड़ा इस चीज से भाग रही थी डिम्पी, पर अब वो बाय द एंड ऑफ सीजन 3 पूरी इसमें घुस चुकी है। तो अब इट बी इंटरेस्टिंग टू सी कि आगे अगर ये वाली स्टोरी आगे जाती है तो मैं उस पार्ट को और ज्यादा एक्सप्लोर करना चाहूंगी। फिल्म की बात करें तो उसमें वैसे ही मुझे बड़ी नई नई चीजें भी 2-3 करने को मिली, तो वो अपने आप में एक एक्साइटिंग एक्सपीरियंस था। आपके लिए मिर्जापुर का सबसे डिफिकल्ट सीन या इमोशनल मूवमेंट कौन सा था जहां एक्टर हर्षिता को कैरेक्टर डिम्पी से बाहर आना जेन्युइनली डिफिकल्ट लगा? जब एक्चुअली सीजन 3 में जब रॉबिन की डेथ होती है, आई थिंक वो सीन काफी इमोशनली हैवी था, सिर्फ डिम्पी मतलब मेरे लिए एज एन एक्टर नहीं बट सबके लिए।
मिर्जापुर का कल्ट फॉलोइंग के बीच कभी कभी ऑडियंस के रिएक्शन आपके लिए ओवरवेलमिंग रहा है, तो कोई ऐसा फैन रिएक्शन जो आपको आज भी याद हो? बहुत सारे फैन रिएक्शंस हैं। और ये एक्चुअली अभी तक खत्म ही नहीं हुआ है ना, तो ये चलता ही जा रहा है, तो है ये चीजें। और अगर मेरे को एक छोटे से उसमें बताना हो तो बहुत पहले आई हैपन टू मीट मिस्टर अल्लू अर्जुन। वो उन्होंने शो की तारीफ मुझसे इतनी की, तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। तो आई थिंक वो भी एक बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव और रिएक्शन उन्होंने मुझे दिया इस चीज को लेकर। मिर्जापुर के बाद आपका सबसे बड़ा चैलेंज क्या था? डिम्पी की पॉपुलैरिटी को कैरी फॉरवर्ड करना या ऑडियंस को कन्विंस करना कि हर्षिता सिर्फ डिम्पी नहीं है? हाँ, हर्षिता सिर्फ डिम्पी नहीं है, ये तो शायद रहेगा ही जब तक कुछ और इस स्केल का नहीं होता। बट अभी ऑडियंस भी थोड़ा समझती है कि हर्षिता डिम्पी नहीं है। तो मुझे नहीं पता इसको नेविगेट कैसे करना है, बट होपफुली कुछ और काम आएगा तो दे नो इट। इंडस्ट्री में फीमेल कैरेक्टर्स को अक्सर मेल प्रोटैगनिस्ट की स्टोरी को इमोशनल एक्सटेंशन बना दिया जाता है, तो क्या आपको लगता है कि डिम्पी इस स्टीरियोटाइप को तोड़ पाए? आगे आने वाले सीजन में या जो सीजन आप कर चुकी हैं, तो उसके बाद आपको लगता है कि आपने कुछ तोड़ पाई हैं मेल प्रोटैगनिस्ट के अलावा? ये तो सभी लड़कियां, आई थिंक जब इतनी एंसेंबल कास्ट होती है ना, तो आप एक प्रोटैगनिस्ट की बात नहीं कर रहे होते हो। ये एक यूनिवर्स है जिसमें हर किरदार कुछ ना कुछ ऐड करता है। और ऑलरेडी इस शो की राइटिंग इतनी अच्छी तरीके से की गई है कि एक मेल डोमिनेटेड एनवायरनमेंट में भी जो विमेन ऑफ मिर्जापुर है, लड़कियां, वो स्टैंड आउट करती हैं। फाइनली मिर्जापुर ने हर्षिता गौर को क्या दिया जो आप किसी और प्रोजेक्ट से शायद कभी नहीं पा सकती थी? मिर्जापुर ने हर्षिता को डिम्पी पंडित दी है, एक बहुत सॉलिड आइडेंटिटी दी है और एक रिस्पेक्ट दी है। इन ऑल्सो नॉट ओनली रिस्पेक्ट लोगों में, बट ऑल्सो जो हमारी इंडस्ट्री के लोग हैं, जो शायद आपको देखना चाहेंगे या आपको काम देना चाहेंगे, उसमें बहुत रिस्पेक्ट दी है। इंडस्ट्री से आपको कभी किसी ने जो है, स्पेशली बॉलीवुड इंडस्ट्री की बात की जाए, तो अगर उसमें से किसी ने आपको कोई कमेंट किया हो या फिर कमेंट मतलब तारीफ की है, अच्छी चीजें बोली है, वो तो डेफिनेटली, ऐसा कमेंट तो कभी नहीं आया अब तक। ओके। लास्टली आपसे जानना चाहेंगे कि और भी एक्टर्स हैं, दिव्येंदु हैं, अली फजल हैं, उन सब के बीच में अपनी परफॉर्मेंस को इतना आउटस्टैंडिंग बनाना, क्या कुछ नया सीखने को मिला? पंकज त्रिपाठी जी हैं, रसिका दुग्गल जी हैं। सीखने को तो ये बहुत कुछ मिला सीजन 1 से लेकर के अपना मतलब चाहे कोई भी हो, चाहे दिव्येंदु हो, अली हो, श्वेता हो, श्रेया हो या पंकज जी हो, ये अपने क्राफ्ट पे ये लोग कितनी पकड़ रखते हैं, वो सब सीखने को बहुत मिला। और कितना अपने कैरेक्टर का ट्रूथ जो है ये लोग लेकर आते हैं स्क्रीन पे, वो सब सीखने को मिला। कोई ऐसा एनेक्डोट्स याद है आपको मिर्जापुर शूट करते हुए, पिछली मूवी शूट करते हुए, कोई ऐसा एनेक्डोट याद है जो आपको लगा कि प्रैंक या कुछ ऐसी कोई चीज? नहीं, ऐसा प्रैंक तो फिल्म में नहीं किसी ने किया, बट बस हमने बहुत अच्छा टाइम निकाला था। मैं ऐसा लगा कि हम सब वेकेशन पे गए। बनारस में मैं और श्रेया एक सॉन्ग शूट कर रहे थे जब, तो बहुत प्यार से सब लोग सामने बैठ के एज ऑडियंस, जब कैमरा ऑन पे नहीं भी था तो भी वो हमारी परफॉर्मेंस देख रहे थे, ताकि हमारा हौसला रहे जब तक हमारे में कैमरा और हम डांस कर रहे हैं। और सब बैठ के चाय, समोसा और ब्रेड, ये मतलब वो सब चल रहा था। तो बहुत ऐसा एटमॉस्फेयर हमेशा ये लोग फैमिली की तरह बन जाता है जब भी शूट करते हैं। लास्टली मिर्जापुर के अलावा और फ्यूचर प्रोजेक्ट्स क्या क्या है और क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने फैंस को? फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में तो फिलहाल के लिए अभी ये है शो अनर्थ, जो थ्रिलर शो है एमए एंटरटेनमेंट के साथ, जो Amazon प्राइम पे आएगा। और मैसेज मैं ये देना चाहती हूँ कि 4 सितंबर को थिएटर में जाइए और कलेक्टिव भौकाल मचाइए, क्योंकि मिर्जापुर आ रही है। कंफ्यूज मत होइए, इट्स इन द थिएटर्स राइट नाउ, मतलब व्हेनेवर ऑन द 4th of September। एंड आपने सीरीज देखी हो या नहीं देखी हो, आप फिर भी फिल्म एंजॉय कर सकते हैं।